लोगों ने बोलना है, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे ना, आप लोगों को खुद भी पता लगे ना, आपके दिमाग में आवाज आएगी, फिर आपको पता लगेगा कि यार ये काम मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ये काम सीख चुका हूँ, तो ये वाली चीज तो मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ ना ऑन साइट एसईओ में। जी यस, स्टार्ट से शुरू करना, बीच में से नहीं शुरू करना। ऑन साइट में जो है वो आप एचटीएमएल टाइटल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इमेज को, डिस्क्रिप्शन ऑन साइट में। हाँ जी, अब थोड़ी थोड़ी करके चीजें डिस्कस करते हैं ना। हम कहते हैं भाई ऑन साइट एसईओ में, अगर हम यूं कहें कि हमने ऑन साइट एसईओ में क्या सीखा है, तो हम ये कहेंगे जी कि सबसे पहले तो हमने कीवर्ड रिसर्च की, ठीक है ना, हमें समझ में आ गई कीवर्ड रिसर्च क्या होती है, मतलब हमने कौन से कीवर्ड्स को टारगेट करना है, नंबर 1, पहले नंबर पर ये बात होगी। अच्छा, दूसरे नंबर पर फिर हमने कहा कि भाई कीवर्ड तो हमें मिल गए, कीवर्ड रिसर्च कर ली ना, इसका मतलब है कीवर्ड्स हमें मिल गए, अब हमें आगे क्या करना है, हमें अपने इस कीवर्ड्स को टाइटल में और मेटा डिस्क्रिप्शन में ऐड करना है, ऐसे ही है। चलिए मुख्तसर से मुझे बताएं कि टाइटल में हम कितना लिख सकते हैं? 16 से 17 क्या 60 to 70 कैरेक्टर्स में हमने अपना टाइटल लिखना होता है। और अगर हम पिक्सेल्स की बात करें तो कितने पिक्सेल्स में हम अपना टाइटल लिख सकते हैं? आप बताओ। 580 पिक्सेल्स में, ठीक है। यानी जब हमने उसको चेक करना था तो उसके लिए मैंने एक टूल भी बताया हुआ आपको कि भाई आपने पिक्सेल्स को वैसे तो नहीं कैलकुलेट कर सकते, या ऐसे तो नहीं है कि हम फोटोशॉप में जाकर पिक्सल चेक कर लें, वो हम टूल से ही चेक कर सकते हैं। कैरेक्टर्स को तो काउंट कर सकते हैं ना हम लोग, लेकिन पिक्सेल्स को हम काउंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए मैंने आपको टूल बताया हुआ था। टू द वेब पे जाते हैं हम लोग, वो आपकी स्लाइड में मौजूद है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने कहा कि भाई अब जो कीवर्ड हमारे पास है उसी कीवर्ड को एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखना है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अपनी कीवर्ड की, अपनी वेबसाइट की एक समरी क्राउलर को बता रहे हैं। टाइटल भी क्राउलर को ही बताया था ना हमने, तो वो उसकी लेंथ कितनी हो सकती है? 60 to 70। नहीं, मैं अब किसकी बात कर रहा हूं? मेटा नहीं, टाइटल तो हो गया ना, टाइटल की बात खत्म कर चुके हैं हम लोग। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं जी डिस्क्रिप्शन की, कि मेटा डिस्क्रिप्शन कितना बड़ा होना चाहिए। मेटा डिस्क्रिप्शन से क्या मुराद है? ये कोड देखे ना, अगर मैं कहूं कि यहां पर कहां लिखा हुआ जी मेटा डिस्क्रिप्शन, ये जो लाइन लिखी हुई है, तो आप देख रहे हो कि इसमें जब हमने कीवर्ड लिखा है तो हमने ऐसे लिखा जैसे हम कोई डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, कोई कंटेंट लिख रहे हैं। लेकिन जब हमने टाइटल में लिखा तो ऐसे नहीं लिखा, इसलिए कि टाइटल में हमारे पास कैपेसिटी कम थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्योंकि कैरेक्टर्स की कैपेसिटी कम है तो हमने एक सेंटेंस बनाकर यहाँ पर एडजस्ट करना है, सेंटेंस की फॉर्म में एडजस्ट करना है। मगर याद रखना है कि कहां से कहां तक कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम कैरेक्टर्स जो होंगे 170 कैरेक्टर्स होंगे, और इसकी लेंथ पिक्सल में कितनी होनी चाहिए? 920, यानी टाइटल की लेंथ 580 पिक्सेल्स और इसकी लेंथ 920। टू द वेब से इसको भी चेक कर लेंगे। तो ये हमारी बात हो गई, और ये सारी इंफॉर्मेशन हम किसको दे रहे हैं? क्राउलर को। क्राउलर क्या होता है? डाटा को नेट से सर्च करना। बेसिकली जो वेबसाइट्स आपकी रैंक कर रही हैं, जो गूगल का आर्टिफिशियल सिस्टम चलने लगा हुआ उसके पीछे, जो आपकी चीज़ों को चेक करने लगा हुआ। ऐसे तो नहीं ना कि बंदा देखता है कि भाई ये वेबसाइट आ गई है, एक मैनुअल ड्यूटी, क्लर्क की ड्यूटी लगी हुई है किसी बंदे की कि भाई इसको चेक करो, ऐसे तो नहीं है। उनका अपना एक सिस्टम है, उसको एआई बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, ठीक है ना, एआई सिस्टम। तो वो जो सिस्टम है उसमें इसके पास क्या चीज़ है? एक क्राउलर है, जिसको एक क्राउलर कहते हैं, और हर सर्च इंजन का क्राउलर होता है। तो इसका क्राउलर जो है वो देख रहा है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम किसको दे रहे हैं? क्राउलर को देने लगे हैं। क्राउलर को हम स्पाइडर भी कहते हैं और क्राउलर को हम बॉट भी कहते हैं। स्पाइडर भी कहते हैं और बॉट भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने अब हमने बात कर ली क्राउलर की, तो क्राउलर के लिए हमें और भी बहुत सारी चीजें, टेक्निकल एसईओ भी हमने सीखी। फिर हमने देखा था ना H1 लगाना है, समझ आ रही है ना H1 कैसे लगाना है? वेबसाइट पे लगाना है, हेडिंग्स पे लगाना है। तो हेडिंग्स पैराग्राफ का हिस्सा होती हैं कि अलग होती हैं? हेडिंग्स क्या पैराग्राफ का हिस्सा होती हैं कि अलग होती हैं? अलग होती है। कैसे? हेडिंग मतलब हमने देखे, हेडिंग हमें लगता है कि बोल्ड टेक्स्ट है ना, तो हमने ये नहीं समझना कि ये बोल्ड टेक्स्ट अगर हम चाहें तो पैराग्राफ में भी यूज कर लें, क्योंकि पैराग्राफ में भी, बुक्स में भी हम पढ़ते हैं तो कुछ हाईलाइट तो हुआ ही होता है, बोल्ड तो हुआ ही होता है। लेकिन हमने हेडिंग को पैराग्राफ का हिस्सा नहीं बनाना, बल्कि आप ये समझ लो कि जो आपकी हेडिंग है वो पैराग्राफ के हेडर्स हैं।
और गूगल अपने क्या कहता है कि H1 से लेकर H6 तक आपके पास हेडिंग स्टाइल्स हैं और इन हेडिंग स्टाइल्स को आपने एक सिस्टम के तहत इस्तेमाल करना है, यानी कि एक स्पेसिफिक हायरार्की से इस्तेमाल करना है। हायरार्की का क्या मतलब है कि भाई जैसे चीज शुरू हो रही है वैसे ही लेकर चलना है। पहली हेडिंग कौन सी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो वो कहते हैं आपकी जो हेडिंग्स होंगी, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि पहले आपने हेडिंग 1 का इस्तेमाल करना है, फिर 2 का करना है। अगर हेडिंग 4 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे पहले आपको 3 का करना है। पहले मेन हेडिंग आएगी, फिर सब हेडिंग आएगी, फिर उसकी सब हेडिंग आएगी। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। एक हेडिंग स्टाइल को हम एक से ज्यादा दफा 2 दफा इस्तेमाल कर लें, चले इनफ, लेकिन बार बार रिपीट एक ही हेडिंग स्टाइल को नहीं करना। ठीक है, अगर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि भाई ये भी हमारी मेन हेडिंग है, तो लाजमी बात है कि कोई बात तो शुरू की हुई है आपने शुरू में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसकी सब हेडिंग होगी। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट है उसको नुमाया कैसे करते हैं हम लोग, बोल्ड के टैग के साथ या स्ट्रॉन्ग के टैग के साथ। ठीक है, सो वो टैग हमने इस्तेमाल करने हैं। ये मैं आपकी मेमोरी इसीलिए ताज़ा कर रहा हूं कि आप जाकर इसको इंप्लीमेंट करें। ईएम से भी करते हैं। ठीक है, एम्फेसिस का टैग भी होता है। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि आपका जो कंटेंट है उस कंटेंट के अंदर हाइपरलिंक्स भी होने चाहिए। इंटरनल हाइपरलिंक्स भी होने चाहिए, एक्सटर्नल हाइपरलिंक्स भी होने चाहिए। इंटरनल का क्या मतलब है, वेबसाइट के अंदर लिंक कर रहे हो, और एक्सटर्नल का मतलब है कि वेबसाइट से बाहर लिंक कर रहे हो। ठीक है, और क्या पढ़ा था। उसके बाद फिर हमने टेक्निकल एसईओ की बात की थी, है ना। टेक्निकल एसईओ में मैंने 2-3 चीजें आपको बताई थी, साइट मैप और रोबोट्स। सर्च कंसोल तो नहीं किया था अभी हमने, सर्च कंसोल नहीं किया। तो मैंने आपको एक बताया था रोबोट्स और एक बताया था साइट मैप। ठीक है, ठीक है, क्या होता है रोबोट्स क्या है और साइट मैप क्या है। कोई डेफिनेशन ही चाहिए, क्या समझ में है। लेक्चर लिया हुआ पूरा एक घंटे का लेक्चर है रोबोट्स का। सर जो हमारे पैकेज है जो है उसको है ना रिपोर्ट बेसिकली क्राउलर को बताना है ना भाई ये मेरी वेबसाइट है, इंफॉर्मेशन देनी है हमने क्राउलर को। उसके लिए क्राउलर को हम बता रहे हैं ना ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, तो वो वेब बताने के लिए, अब ये वेबसाइट इतनी बड़ी वेबसाइट है तो क्राउलर कहेगा हाँ भाई आपकी वेबसाइट है, इसके अंदर तो आपकी 5000 तो फाइलें पड़ी हुई हैं, या 500 फाइलें पड़ी हुई हैं, या 300 फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो अब अगर हम उसे नहीं बताएंगे कुछ तो वो क्या करेगा, वो सभी को क्राउल करना शुरू हो जाएगा। तो क्राउलर जो होता है, मैंने क्या बताया था कि क्राउलर जब किसी वेबसाइट पर आता है तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है। उस टाइम को हम क्या कहते हैं, अब मुझे याद करवा रहे हैं, मुझे लगता है जो एक वेबसाइट के ऊपर जब क्राउलर आता है तो उसका एक क्राउलर ने सब आप ही की वेबसाइट पे तो नहीं आना ना, या आपके कंप्यूटर की वेबसाइट पे तो नहीं जाना सिर्फ, और भी बहुत सारे काम है उसको दूसरी वेबसाइट पे भी उसने जाना है। तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, इस टाइम को हम बोलते हैं क्राउल बजट। सो अगर हम बहुत सारे हम बताएंगे ना उसको, हम उसे कहेंगे भाई ठीक है यार 400 फाइलें हमारी, उन्हीं में से हमें क्राउल करना है कुछ, तो वो तो 400 को ही रीड करेगा। तो अगर वो पहली अटेम्प्ट में हमारी असल फाइल तक नहीं पहुंचेगा तो इसका क्या मतलब होगा, तो क्राउल ही नहीं करेगा हमारी फाइल को। इसलिए हम क्या करते हैं, रोबोट्स की फाइल बनाते हैं। रोबोट्स की फाइल में हम क्या बताते हैं कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, इसमें ये 100 फाइलें हैं, या इसमें ये 50 फाइलें हैं, या इसमें ये 300 फाइलें हैं, लेकिन आपने इस फाइल को क्राउल करना है। यानी हम अलाउ करेंगे, हम कहेंगे इसे क्राउल करो और इसे क्राउल ना करो। समझ आ गई। फिर क्या हमने अपनी वेबसाइट का साइट मैप बनाया हुआ है, चलो फिर फंस गए आप लोग। साइट मैप क्या होता है, व्हाट इज साइट मैप, जल्दी जल्दी बताओ, मैंने आज सारी रिवीजन करवा के आगे जाना है। अजान जितना टाइम ले ले सोचने का।
हाँ जी, अजान खत्म हो गई है। साइट मैप क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? देखिए मैं आपको बताऊं, जो हम पढ़ रहे हैं ना ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मगर आप फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फोकस करने का क्या मतलब है? अगर आप इसको यूं समझे ना कि हम इंटर्नशिप कर रहे हैं, रोजाना जाकर कुछ ना कुछ करें, तो फिर ये हो जाएगा। तो अगर आप समझेंगे ये सिर्फ पढ़ने से हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। पढ़ने से तो समझें बिल्कुल नहीं होगा। हाँ जी, साइट मैप कोई बता सकता है कि मैं बताऊं? दोबारा बताएं। अच्छा, और कोई बताए? साइट मैप, मैप से तो खुद ही अंदाजा हो रहा होगा। नहीं, मैप होता है, एक गूगल मैप है, एक साइट मैप है। गूगल मैप हमें क्या देता है? किसी भी जगह हमने जाना होता है तो हमें आसानी हो जाती है, हमें पहले से ही लोकेशन का पता लग जाता है। हम क्राउडर को भी आसानी दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई तुमने हमारी वेबसाइट पर आना है, तो हम अपनी वेबसाइट का नक्शा तुम्हें बता देते हैं, ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो कि किधर घूमना है हमें। यानी मैं आपको आपकी वेबसाइट का सारा स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो आपकी जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है वो साइट मैप में होता है। ये भी एसईओ फ्रेंडली टास्क है। जब हमने ये किया होगा तो इससे भी हमें पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया क्या होता है साइट मैप? यानी साइट मैप क्या है कि हमारी पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बता देगा कि भाई ये हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, इस तरह वेबसाइट बनी है, ये इसमें मेन्यू बने हैं, ये इसके अंदर सब मेन्यू है, इन सब मेन्यू में ये चीज़ें, ये सारा स्ट्रक्चर वो उसको बता देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने एक बार साइट मैप बनाया फाइनल समझ के कि भाई ये हमारी वेबसाइट फाइनल हो गई हुई है, लेकिन कुछ 6 महीनों के बाद आपने अपनी वेबसाइट में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस की। तो जब आपने अपनी वेबसाइट में स्ट्रक्चरल चेंजेस की तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको नया साइट मैप बनाना पड़ेगा और फिर सबमिट करना पड़ेगा। सो अब रोबोट्स की फाइल में हम क्या कर रहे हैं? रोबोट की फाइल में क्या कर रहे हैं अभी बताया मैंने, दोबारा बताएं। मैंने कहा रोबोट की फाइल में हम लोग क्या कर रहे हैं? हाँ जी, क्रॉलर को बताने लगे हुए हैं रोबोट्स की फाइल में कि भाई ये करो, ये वाली फाइलें हैं, इनको रीड करो, इनको रीड ना करो। तो क्रॉलर को ये भी तो जानना है कि हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइट मैप बनाने के बाद रोबोट्स की फाइल में हम ये इंफॉर्मेशन भी ऐड कर देते हैं कि ये है भाई हमारी वेबसाइट का साइट मैप। ठीक है, अब अगर मैं इधर आऊं और आपको ये दिखाऊं, इधर आए जरा, नेट नहीं चल रहा। नेट चला के मैं दिखा देता हूँ आपको, फिर ये हो सकता है। चलिए, कुछ आया मेरा यहाँ पे। चलिए आ गया। तो चल गया, ये क्यों नहीं चला? नहीं आ रहे हैं सिग्नल्स, तो आ रहे हैं, फुल आ रहे हैं। ये ले, ये मैंने क्या लिखा? साइट मैप डॉट XML
ये क्या बताता है हमें? ये है ना साइट मैप जो बनाया हुआ हम लोगों ने। साइट मैप कैसे बनाते हैं? हाँ जी, साइट मैप कैसे क्रिएट होगा? ऑनलाइन टूल्स हमें मिल जाते हैं, है ना? कौन बनाएगा? बनवाएगा कौन मुझसे? शाबाश, जल्दी से बनवाएगा कौन? मैंने साइट मैप बनाना है, कौन बताएगा कैसे बनाऊं? गूगल पर आ गया हूं मैं, आगे से बताएं। शाबाश, जल्दी से बताएं। यहाँ पे कोई वेबसाइट लिखना है जिसका हमें साइट मैप बनाना है। जी जी, मैंने इसी का बनाना है, प्रोफेशनल किचन का। नहीं, पहले तो इन्हें नाम लिखना हमने, आगे कोई और बताए मुझे। ऐसे नहीं, देखिए हमें पहले वहां जाना पड़ेगा ना जहां साइट मैप बनना है। वो तो बाद में बताएंगे ना किस वेबसाइट का बनाना है। पहले तो हमें उस जगह पे जाना है जिस जगह जिसने बनाना है। टूल खुलेगा तो बात आगे आएगी ना। स्ट्रक्चर जनरेटर में जाएंगे ऑनलाइन। हाँ, क्या लिखूं मैं? ये पूछना चाह रहा हूँ। ऑनलाइन स्ट्रक्चर जनरेटर। ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर। आप लोग खामोश रहते हैं बस, सही बात नहीं है, ठीक नहीं हो रहा। मैंने कहा ठीक नहीं हो रहा। आगे अब मैं कह रहा हूँ भाई, मुझे सपोज मुझे इस वेबसाइट का साइट मैप बनाना है। हालांकि तो बना हुआ है, सिर्फ समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ आपको। तो इसकी यूआरएल को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ लाकर मैं पेस्ट करता हूँ। और मेरे अगले लेक्चर में फिर यही बात करनी है। अगले लेक्चर में हम लोगों ने फिर ऑन साइट एसईओ को ऐसे ही डिस्कस करना है जैसे मैंने आज किया। ठीक है, लो जी, लिख दिया मैंने ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर। हो चुका है क्या? अभी नहीं हुआ? हो गया? हो गया। फिर क्या करूंगा मैं? व्यू साइट मैप। ओके, अब मैंने यहाँ पर बनाया भी था साइट मैप ये। अब मैं यूं करता हूं, अब मैं दूसरी फाइल खोलने लगा हूं। कौन से वाली वाला? रोबोट्स। ये रोबोट्स की फाइल आ गई। ठीक है, ये बनी होती है रोबोट्स की फाइल। क्या बनी होती है? हाँ जी, यूजर एजेंट। अब जरा इस फाइल को तो रीड करें। यूजर एजेंट से क्या मुराद है? हाँ जी, यूजर एजेंट से क्या मुराद है? यूजर एजेंट से क्या मुराद है? सिर्फ ये पूछ रहा हूं, यूजर एजेंट किसे कहते हैं? क्राउलर्स को कहते हैं ना। यूजर एजेंट, मैंने कहा था ना कि यूजर एजेंट का क्या मतलब है कि क्राउलर्स, जितने भी सर्च इंजन, अभी हम जब मैं कह रहा हूँ यूजर एजेंट, तो इसका मतलब सिर्फ गूगल नहीं है। इसका मतलब है जितने भी क्राउलर्स हैं उनके मुतालिक बताना चाह रहा हूं मैं। क्राउलर्स को कुछ कहना चाह रहा हूं। क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई मेरी फाइल को क्राउल करो। तो मैंने क्या लिखा? यूजर एजेंट कॉलन स्टैरिक। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई दुनिया जान के जितने भी क्राउलर्स हैं ना, मैं सबको ये कह रहा हूं कि सब मेरी वेबसाइट को क्राउल करें। ठीक है, तो यूजर एजेंट किन्हें बोलते हैं? क्राउलर्स को। इसका मतलब ये लाइन तो फिक्स लिखनी है आपने अपनी रोबोट्स की फाइल में, ताकि सारे के सारे, यानी एमएसएन पर भी हमारी वेबसाइट नजर आना शुरू हो जाए। फोकस बेशक हम लोग गूगल पे कर रहे हैं, लेकिन हम इंफॉर्मेशन सबको दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सब मेरी वेबसाइट को क्रॉल करें, लेकिन हम जो स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं वो तो गूगल के कर रहे हैं। गूगल बॉट तो सिर्फ गूगल को करता, फिर और दूसरे क्राउलर पे ना जाता। ठीक है, यानी कि फिर मना कर दिया ना कि उधर जाना ही नहीं है आपको। हाँ जी। उसके बाद है अलाउ कॉलन। अब अलाउ कॉलन और नीचे लिखा हुआ है डिस अलाउ कॉलन स्लैश CGI बिन, लिखा है ना। डिस अलाउ का क्या मतलब है कि भाई जहां मैंने वेबसाइट अपलोड की हुई है ये एक फोल्डर है जिसे मैं अलाउ नहीं कर रहा। इस फोल्डर को मैं कह रहा हूं कि इसने क्राउल नहीं होना। और अलाउ कॉलन का क्या मतलब हुआ? अगर तो मैं कह देता, इधर कह देता फॉर एग्जांपल किसी फोल्डर का नाम लिख देता, तो इसका मतलब है कि मैं उसको कह रहा हूं कि क्राउल करो। और अलाउ कॉलन का क्या मतलब है? अलाउ कॉलन का ये मतलब है कि भाई अब मैं क्या कह रहा हूं कि नीचे वाले को क्राउल नहीं करना, उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं ना, जितने फोल्डर्स और फाइल्स और सब फोल्डर्स हैं, सबको क्राउल करो। तो अलाउ कॉलन का क्या मतलब है? ऑल है बेसिकली। लेकिन ऑल में से माइनस क्या हो गया? देखो ना, मैंने कहा अलाउ कॉलन और नीचे आकर मैंने लिखा डिस
अलाउ :CGI-bin, मिसाल के तौर पर। फिर मैंने आकर लिखा डिसअलाउ :videos। फिर मैंने लिखा, इसका मतलब है ये फोल्डर भी होगा वहां। फिर मैंने लिखा डिसअलाउ :public_html/ हाँ जी, इसको कौन ट्रांसलेट करेगा? ये मैंने क्या लिखा है? पब्लिक HTML का फोल्डर तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो। मैंने कहा था भाई ये वो वाला फोल्डर है जहां पर वेबसाइट अपलोड होती है, ये तो मेन फोल्डर है ना। तो इस तीसरी लाइन का मतलब क्या समझ में आता है? दूसरी का समझ आता है ना? तीसरी लाइन का क्या मतलब समझ आता है? वीडियोस को डिसअलाउ कर देगा। नहीं, वो तो खत्म होगी ना वो बात। दूसरी तो समझ आ गई है। तीसरी लाइन में क्या कह रहे हो? देख रहे, कोर्सेज HTML का फोल्डर तो नहीं है ना, कोर्सेज HTML की फाइल है। तो मैं अब क्या कह रहा हूँ, वो ऊपर जो दो थे वो फोल्डर्स थे, उनके अंदर जितनी भी फाइलें होंगी सभी डिसअलाउ हो गई हैं। लेकिन पब्लिक HTML में जाकर मैं कह रहा हूँ सिर्फ ये वाली फाइल जो है ना वो डिसअलाउ कर दो। सो पता लग गया, फोल्डर को भी कर सकते हैं और फाइलों को भी डिसअलाउ किया जा सकता है। ये मैंने आपसे कहा था कि भाई टेक्निकल SEO अगर हम अपनी वेबसाइट की कर लें, ऑन साइट SEO अगर हमने अपनी वेबसाइट की हो, बेशक हमने ऑफ साइट पे कुछ भी नहीं किया हुआ, तो हमारी वेबसाइट रैंक कर जाती है। इसका मतलब है टेक्निकल SEO, रोबोट्स की फाइल को समझना बहुत जरूरी है, साइट मैप की फाइल को समझना बहुत जरूरी है, रोबोट्स की फाइल बनानी बहुत जरूरी है। अभी एक चीज रह गई है हमारी, वो क्या रह गई है? उधर आकर देखें जरा, ये क्या है? मैं कॉपी कर लेता हूं टाइप करने की बजाय। ये लाइन भी हमें आखिर में लिखनी है अपनी वेबसाइट पे। क्या लाइन? हम कह रहे हैं भाई साइट मैप कॉलन, अब बता रहे हैं कि साइट मैप कहां है। अब इससे रोबोट्स में लिखने से पहले मैंने क्या करना था? रोबोट्स में साइट मैप का तज़किरा करने से पहले मुझे क्या करना था? साइट मैप क्रिएट करना था, उसके बाद मैंने उसको अपलोड भी करना था। ऐसे ही है ना? फिर इसका कोई फायदा है ना? अगर मैंने साइट मैप बनाया ही नहीं हुआ तो ये लाइन लिखूंगा तो एरर ही आएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं जाऊं किसी एक और वेबसाइट पे जाता हूं, किसी पे, मेरा ख्याल है शायद इसका नाम तो मैंने मोबाइल का नेट चलाया हुआ है। एक मिनट, हाँ इसको उतार देना थोड़ी देर के लिए, इसलिए कि वो नो इंटरनेट पे गया हुआ है ना। अब चला एकदम, इसका भी बना हुआ है। हाँ, तो अब आप चेक कीजिएगा जिसका नहीं बना हुआ, ठीक है? मुझे लग रहा था कि इसका नहीं बना होगा, लेकिन इसका भी बना हुआ है। चलो ठीक हो गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगला लेक्चर शुरू करता हूं, और ये वाला फिर मैंने आपसे सब आज के लेक्चर तक एक दफा फिर डिस्कस करना है अगली क्लास में। क्या आप ऑन साइट SEO क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि हमने थ्योरी तो नहीं पढ़नी ना, किसी को सबक नहीं सुनाना। हमने तो वेबसाइट के ऊपर जाकर इसको एक एक करके अप्लाई करना है। हमें स्टेप्स का भी पता होना चाहिए कि किन स्टेप्स के साथ इसे अप्लाई करेंगे। अभी हमारी एक चीज़ रहती है, क्या रहता है? सर्च कंसोल, ठीक है? लेकिन उससे पहले जरा हम एक चीज़ और करते हैं। सर्च कंसोल भी टेक्निकल SEO का ही पार्ट होता है, और ये भी टेक्निकल SEO का पार्ट। ये तो नहीं पढ़ा पहले हमने, HTTP और HTTPS। हाँ, मतलब ऐसी वेबसाइट्स जिनके ऊपर SSL लगी होती है, ठीक है? व्हाट इज SSL? सिक्योर सॉकेट लेयर। ये एक सर्विस है जो होस्टिंग कंपनी आपको देती है। इसको अगर मैं आसान डिस्कशन मोड में आपको बताऊं ना, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम कह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट सिक्योर हो। तो आपकी वेबसाइट कहां से कहां आती है? आपकी वेबसाइट वेब सर्वर से क्लाइंट के एक्सेस में आती है, ऐसे ही है ना? अब आपका जो क्लाइंट है वेब सर्वर, तो हम कह सकते हैं कि कनाडा में पड़ा हुआ सर्वर, या अमेरिका में है सर्वर, या इंडिया में है सर्वर, या पाकिस्तान कराची में है सर्वर, फॉर एग्जांपल। लेकिन आपका क्लाइंट कहाँ का ये तो नहीं पता हमें। क्लाइंट तो किसी भी जगह से हो सकता है जिसने आपकी वेबसाइट को विजिट करना है।
तो जब आपकी वेबसाइट को कोई रिक्वेस्ट भेजता है जी मैंने इसे खोलना है, तो खुलनी कहाँ पर है? उसके कंप्यूटर पे खुलनी है। उसका कंप्यूटर किस हद तक प्रोटेक्टेड है ये तो नहीं पता ना, होस्टिंग कंपनी को भी नहीं पता कि जहां ये खुल रही है वो कितना प्रोटेक्टेड है। उसके बाद जिस रास्ते से उसने गुजरना है वो रास्ता कितना, रूट कितना प्रोटेक्टेड है। इसलिए वो क्या, ये एक नई सर्विस देते हैं प्रोटेक्शन करने के लिए, उसको हम बोलते हैं SSL। उसमें ये होता है कि आपका जो डाटा होता है वो ऑन द वे लीक नहीं होगा, बल्कि प्रोटेक्टेड मोड में ट्रैवल करता है, जिससे आपकी वेबसाइट सिक्योर होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ हूँ यार, मुझे आज कल ही एक प्रॉब्लम फेस हुई है। यहाँ लिखता हूँ मैं DHA Multan.org। अभी देखते हैं वेबसाइट खुलती है, खुल गई है। ये कल तक जो है ना वेबसाइट नहीं खुल रही थी, अभी भी इसका बड़ा डैमेज है। मिसाल के तौर पर जैसे हम कर रहे हैं ना, एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये कल मुझे मैसेज आया भी है, ये प्रॉब्लम हुआ भी है अपने कल कि इस वेबसाइट में कोई वायरस वगैरह आया। अब इस वेबसाइट में वायरस आया, और ये वेबसाइट किसकी है? बेसिकली ये वेबसाइट DHA की ऑफिशियल वेबसाइट है। मैंने कहा DHA की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये किसी एजेंट की वेबसाइट नहीं है। तो जो एजेंट सेल करने लगे हुए हैं वो इस वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। क्या ख्याल है, कर सकते हैं ना? क्योंकि लाजमी बात है, चीज तो इनकी बेच रहे हो। अब अगर अपने YouTube चैनल में या अपनी वेबसाइट में उन्होंने इसका लिंक ऐड कर लिया और इस वेबसाइट में कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होगी, तो पेनल्टी उसको भी मिलेगी जिसने इसका लिंक ऐड किया। और ये हमें कल फेस करना पड़ा रात को। कल मुझे YouTube चैनल के ऊपर हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया हुआ था अपने, मैंने एक क्लाइंट के उसमें, तो वेबसाइट इसकी खराब हुई है, यानी इनकी वेबसाइट में कोई वायरस एक्टिविटी हुई। लेकिन जब किसी ने YouTube पर वीडियो खोली किसी और की, तो उसने डिस्क्रिप्शन में लिंक ये वाला देखा, और लिंक को जब क्लिक किया तो पता लगा इसमें तो वायरस था। तो उन्होंने चैनल को पेनल्टी दे दी कि जनाब आपके चैनल पर ये इस तरह की इशू है, तो हम उसको पेनल्टी कर रहे हैं कि 1 वीक के लिए आप ये काम नहीं कर सकते। सेम इसी तरीके से यही एक्टिविटी अगर आपकी वेबसाइट, इसलिए हम जब किसी के लिंक्स बनाएं तो हमें ये भी बड़े सोच समझ के लिंक्स लेने हैं। HTTPS नहीं हो और रहने का चांस भी हो। अगर कल आज तो है ना, वो 10 दिनों के बाद, 1 महीने के बाद, साल के बाद अगर उसमें कोई ऐसी एक्टिविटी होगी तो उसका रिजल्ट आप पे भी पड़ेगा। सर आप कैसे देख सकते हैं? हाँ, बार-बार चेक करते हैं। नहीं, फिर हमें क्या करना चाहिए, रिलायबिलिटी चेक करनी चाहिए बस। ठीक है ना, उस प्लेटफॉर्म की कितनी अच्छी रिलायबिलिटी। जैसे मैं कहूँ जियो वालों की वेबसाइट है, मैं उसका लिंक देता हूँ, या मैं AHREF का लिंक देता हूँ, या मैं फेसबुक, ये मानी जानी थी, लेकिन इसमें भी देखे ना वायरस आया, लेकिन उन्होंने मेरा ख्याल है 1 दिन में उसको ठीक भी कर लिया, रिजॉल्व भी कर लिया। लेकिन YouTube के ऊपर जब किसी ने उस लिंक पे क्लिक किया ना, तो जैसे ही उसने क्लिक किया ना, तो उन्होंने एकदम पेनल्टी कर दी उसको, जिसके रास्ते से, जिस रूट से वो आया हुआ। ठीक है, सो ये एक तो ये चीज आपको मैंने बतानी थी। अब आने वापस, तो SSL क्या होती है कि कुछ वेबसाइट्स होती हैं प्रोटेक्टेड होती हैं, जो प्रोटेक्टेड नहीं होती वो कैसी होती हैं? जो प्रोटेक्टेड वेबसाइट है उसको ये लॉक नजर आ रहा है, आपको आ रहा है ना नजर, लॉक लगा हुआ है। और जो वेबसाइट प्रोटेक्टेड नहीं है उसे क्या कहते हैं जी? वो इस तरह की आ रही होंगी आपके पास, मेरा ख्याल है उसको ना, मैं ये वेबसाइट है इसके ऊपर शायद SSL नहीं है। आ गया ना, नॉट सिक्योर। सो इसका क्या मतलब हुआ कि इसके ऊपर SSL अप्लाई नहीं है। नहीं है, हो तो सकता ही है, किसी पे भी हो सकता है, मतलब इस पे वेबसाइट अप्लाई नहीं है, सो ये सिक्योर नहीं है। सो इसका मतलब हुआ ये सिक्योर चल रही है, सालों से चल रही है, मगर ये सिक्योर नहीं है, हैक इजीली हैक हो सकती है। ठीक है, ये वाली वेबसाइट। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या, और ये किस चीज का फैक्टर है? सिक्योरिटी भी हमारा टेक्निकल SEO का फैक्टर है, यानी कि क्या आपकी वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है, ये भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अगर आपकी वेबसाइट सिक्योर है तो यहां से भी आपकी SEO इंक्रीज होगी, क्योंकि ये भी एक टेक्निकल SEO का और ऑन साइट SEO का फैक्टर है। ठीक है, ठीक। Secure socket layer is a standard security technology for establishing an encrypted link between server and client। अब आपको समझ में आ गया ना कि सर्वर एंड क्लाइंट का क्या मतलब है? कि सर्वर का मतलब है जहां पर आपकी वेबसाइट स्टोर हुई है, और क्लाइंट का मतलब है जो उस वेबसाइट को खोल रहा है। तो कहता है अगर आपने उस पर SSL लगाई हुई है तो इसका मतलब क्या होगा कि जब डाटा की कोई रिक्वेस्ट आएगी तो वो इनक्रिप्ट करके उस पर डाटा को ट्रैवल कराएगा। इनक्रिप्ट करने का क्या मतलब है? जैसे आप किसी को TCS भेजते हो
तो इंक्रिप्टेड होता है ना वो सारा।